नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे बिजली की खपत को कम कर कार्बन उत्सर्जन कम करने में मददगार डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक की। बताएंगे कैसे भारत सरकार की पहल पर ग्रामीण जीवन को संवार रही है ड्रोन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। कार्बन फुटप्रिंट कम करने में होगी मददगार डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक। इलेक्ट्रिसिटी में बदले बगैर सूर्य के प्रकाश से भवनों और बेसमेंट में उजाला लाएगी भारतीय स्टार्टअप की यह पहल। उच्च गुणवत्तापूर्ण रस प्रदान करने वाली अंगूर की नई किस्म विकसित। आघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने तैयार की बहुउपयोगी और कवक रोग प्रतिरोधी हाइब्रिड प्रजाति। भारत सरकार की पहल पर ग्रामीण भारत को संवार रही है ड्रोन तकनीक। दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने और कृषि क्षेत्र को अत्याधुनिक बनाने में ड्रोन्स को दिया जा रहा है बढ़ावा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की ताजा गतिविधियां। और अब खबरें विस्तार से। बिजली की खपत को कम कर भवनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था। सौर ऊर्जा को बिना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किए प्राकृतिक रोशनी का यह इस्तेमाल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसी उपयोगिता को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के साथ करार किया है। क्या है ये तकनीक, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। सवेरा होते ही सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया को जगमगा देता है और इंसानों की दिनचर्या को आसान बना देता है। यही उजाला रोशनदानों के जरिए दिन के समय काफी हद तक घरों के अंदर रोशनी की जरूरत को भी पूरा करता रहा। लेकिन वक्त के साथ भवनों की बदली बनावट, घनी आबादी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बेसमेंट्स के चलते इन स्थानों को प्रकाश के लिए भी 24 घंटे बिजली की जरूरत पड़ने लगी। बिजली के इसी बोझ को कम करने के लिए अब पुराने रोशनदान की तर्ज पर डे लाइट हार्वेस्टिंग के रूप में ज्यादा दक्ष और सटीक तकनीक को सामने लाया गया है। हैदराबाद स्थित स्काई शेड डे लाइट प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसने सौर ऊर्जा को बिना किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी में बदले उसके प्रकाश से भवनों के अंदर उजाला करने की शुरुआत की है। ये तकनीक भारत सरकार की जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति के अनुकूल है, जिसके चलते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। सौर ऊर्जा स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में 45% ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग दिन में लगभग 9 से 11 घंटे तक भवन को रोशन करने के लिए किया जा सकता है। Capturing the visible light without any phase change. डे लाइट हार्वेस्टिंग का मतलब है दिखने वाले प्रकाश को बिना किसी परिवर्तन के कैप्चर करना और उसका उपयोग उसी रूप में करना। तो एक दिन में सूर्य का प्रकाश दिन के समय 9 से 10 घंटे तक उपलब्ध होता है। तो इससे 9 से 10 घंटे के समय में हम इस प्रकाश का उपयोग इमारतों को रोशन करने में कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ऊर्जा संरक्षण उपाय है तथा और भी अच्छी बात यह है कि ये भवनों में रहने वालों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, क्योंकि दिन की रोशनी में काम करने वाले ज्यादा उत्पादक होते हैं, उनका मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, आंखें बेहतर देख पाती है। और यह हमारा मूल सिद्धांत है कि दिन की रोशनी की ऊर्जा को बगैर बदले उसे किसी और रूप में परिवर्तित किए बगैर उसका उपयोग किया जाए। इसी सोच से ये कॉन्सेप्ट बना और इसी पर आधारित हमने प्रोडक्ट और सिस्टम बनाए। डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक के क्षेत्र में स्काई शेड भारत में अग्रणी कंपनी है और 2014 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी ने कई तरह के अत्याधुनिक रोशनदान विकसित किए हैं जो दिन के समय धूप को कैप्चर कर आंख में चुभने वाली उसकी तीव्रता यानी ग्लेयर और उससे पैदा होने वाली गर्मी को नियंत्रित कर भवनों में उजाला करते हैं। इसमें एक है लाइट पाइप, जिसे छत से चिमनी की तरह लगाया जा सकता है।
पाइप के बाहरी हिस्से पर कुशल लाइट कलेक्टर लगाया गया है और पाइप के अंदर उच्च स्तर के रिफ्लेक्टर्स हैं, जिनके द्वारा प्रकाश बाउंस होने से उसका ग्लेयर कम हो जाता है और नियंत्रित प्रकाश पाइप के अंदरूनी सिरे पर लगे लाइट डिफ्यूजर तक पहुंचता है। डिफ्यूजर धूप की गर्मी को खत्म कर उसे एलईडी जैसे प्रकाश में बदल देता है। इसी आधार पर स्काईशेड ने दीवार के जरिए प्रकाश पहुंचाने वाले और बड़े दफ्तरों और फैक्ट्रियों आदि को प्रकाशमय करने वाले अलग अलग उपकरणों को डिजाइन किया है, जो सूर्य के प्रकाश को अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट किए बगैर सीधा इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक ने बेसमेंट जैसी जगहों को बिना इलेक्ट्रिसिटी उज्जवल बनाने की आसानी पैदा की है। यह तकनीक विद्युत खपत को 70 से 80% तक कम कर सकती है। DST TDV 24 घंटे बेसमेंट में प्रकाश व्यवस्था करने वाले उपकरण विकसित करने के लिए कंपनी को 5 करोड़ का लोन देगा। Technology Development Board is a part of the DST. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक हिस्सा है। चूंकि हमने बहुत सारी तकनीक विकसित की है, इसलिए हमने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से संपर्क किया। हमने इस प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए उनसे संपर्क किया था। अब वे हमें लगभग 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि हम इन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। टेक्नोलॉजी बन चुकी है, बस हम इन्हें बाजार में ले आएंगे और इसी में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हमें मदद कर रहा है। is helping us to do. भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित इस स्वदेशी तकनीक में चूंकि किसी तरह का ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा का भंडारण नहीं करना पड़ता, इसके चलते ये तुलनात्मक रूप से बहुत किफायती, अनुकूलित और व्यावहारिक तकनीक है। स्काईशेड ने अब तक कई तरह के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण चेन्नई, तेलंगाना सचिवालय, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, NTPC, महिंद्रा और टाटा मोटर्स, कई मंदिर और मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थलों में डे लाइट हार्वेस्टिंग तकनीक को लगाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से बहुत जल्द इस तकनीक को सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए बाजार में लाया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान ने अंगूरों की एक बहुउपयोगी किस्म विकसित की है। आघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई यह हाइब्रिड किस्म अंगूर की एक कवक प्रतिरोधी प्रजाति है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की यह खोज अंगूर के बेहतर रस के साथ साथ इससे बनाए जाने वाले अन्य उत्पादों में भी उपयोगी साबित हो रही है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर एक रिपोर्ट। गर्मी का मौसम आते ही गर्मी को दूर करने वाले विभिन्न पारंपरिक और गैर पारंपरिक पेय पदार्थों से देश के बाजार भर जाते हैं। इसी में इजाफा करते हुए पुणे में स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आघारकर अनुसंधान संस्थान ने रस उत्पादन बढ़ाने के लिए अंगूर की एक नई किस्म विकसित की है। संस्थान द्वारा विकसित अंगूर की हाइब्रिड किस्म न केवल फफूंद जैसे लगने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, बल्कि उच्च उपज के साथ रस की अच्छी गुणवत्ता भी प्रदान करती है। किसान अंगूर की इस किस्म को लेकर खासा उत्साहित हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा रस उत्पादन होता है और ये उच्च किशमिश उत्पादन, जैम और रेड वाइन निर्माण के लिए भी काफी उपयुक्त है। It is multi-purpose variety and it is for ये बहुउद्देशीय किस्म है और इसका उपयोग सीधा खाने से लेकर प्रोसेसिंग के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, मतलब कि रस उत्पादन के लिए। किसानों ने किशमिश के लिए भी इसका उपयोग शुरू कर दिया है और कुछ किसान तो मॉल्स में इसे बहुत अच्छे दाम पर बेच रहे हैं, तो लोग इसे पसंद कर रहे हैं और ये वाइन के लिए भी बहुत उपयोगी है। and it is for wine also it is very useful. संस्थान के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सहयोग से अंगूर की 2 अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर इन ब्रीडिंग द्वारा नई किस्म ARI 516 तैयार की। इसमें अमेरिकी काटावाबा से कवक प्रतिरोधी और उच्च उपज विशेषताएं ली गईं। ये फसल 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसमें घने गुच्छेदार फल आते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जलवायु इस किस्म के लिए काफी अनुकूल है।
ARI 516 किसानों और प्रसंस्करण उद्योग के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी काफी लाभदायक किस्म साबित हो सकती है। यूनिक थिंग इज इट इज हाईली अडेप्टेबल एंड अनोखी बात ये है कि ये अत्यधिक अनुकूलनीय है। पंजाब में ये वैरायटी 135 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि ये महाराष्ट्र में 120 दिनों में। दक्षिण भारत की बात करें तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। तमिलनाडु में इस किस्म को परिपक्व होने में केवल 80 दिन लगते हैं। इसे 3 साल तक टेस्ट किया गया है और टेस्टिंग का प्रोसीजर भी अनोखा है। पहले हमने उन पौधों को ग्राफ्ट किया, फिर हमने प्रतिकृतियां बनाने के लिए इसकी टेस्टिंग की और जब इसमें फल लगने लगे तो हमने 3 साल के लिए इसकी परफॉर्मेंस को देखा और फिर अखिल भारतीय वर्कशॉप में इस वैरायटी को आइडेंटिफाई और रिलीज किया गया। इसकी पहचान करने के बाद वैरायटी को नोटिफाई किया जाता है, तो इसे 2021 में नोटिफाई किया गया था। नोटिफाइड इन 2021। अंगूर उत्पादन में भारत का 12वां स्थान है और भारत में अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अंगूर का लगभग 78% उत्पादन सीधे उपभोग के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं 17 से 20% अंगूर को किशमिश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और लगभग 1.5% उत्पादन वाइन उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जबकि 0.5% फसल रस के रूप में उपयोग की जाती है। महाराष्ट्र में अब तक उगाई जा रही अंगूर की थॉमसन सीडलेस किस्म फफूंद रोग के लिए अति संवेदनशील है। इसकी सुरक्षा के चलते लागत बढ़ जाती है, जबकि नई किस्म ARI 516 रोग प्रतिरोधी होने के चलते लागत को भी कम कर देती है, जिसका सीधा फायदा उत्पादकों को पहुंच रहा है। ड्रोन्स को इस सदी की सबसे तेजी से विकसित हुई तकनीक कहा जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी ग्रामीण भारत को संवारने में इन मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारत सरकार के विज्ञान से जुड़े मंत्रालय, संगठन और विभाग तेजी से गांव और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य से लेकर कृषि कार्य तक को ड्रोन्स द्वारा आसान और अत्याधुनिक बना रहे हैं। ग्रामीण भारत में ड्रोन्स के उपयोग पर ज्ञान विज्ञान की खास रिपोर्ट। ड्रोन यानी कि मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई ये एवियोनिक टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गई है। ड्रोन्स अब सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए खोजी मुहिम और निगरानी का यंत्र नहीं, बल्कि आपदाओं के दौरान आकलन और राहत कार्यों में भी सरकारी एजेंसियों के मददगार साबित हुए हैं। शहरी जरूरतों के अलावा पिछले कुछ वर्षों में 67% ग्रामीण आबादी वाले भारत के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी वरदान साबित हुई है। ग्रामीण समुदायों की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए आज इस तकनीक का विभिन्न क्षेत्रों में बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत को संवारते हुए स्थानीय जीवन को सुलभ बना रही है। कोविड महामारी के दौरान वायरस के फैलने का खतरा जब लगातार बना हुआ था, तब इस कठिन दौर में संपर्क रहित प्रौद्योगिकियों में लगातार वृद्धि हुई है। फिर चाहे वो भुगतान हो या फिर भोजन वितरण, तमाम चुनौतियों के बीच भारत के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना भी एक बड़ी समस्या थी। देश में अनेक ऐसे दूरगामी स्थान हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों का पहुंचना काफी जटिल और समय लेने वाला है। ऐसे में ड्रोन प्रौद्योगिकी रामबाण साबित हुई। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन का इस्तेमाल दवाओं और कोविड-19 टीकों के वितरण के लिए किया गया, ताकि एक एक जनमानस तक जीवन रक्षक दवाएं और टीके पहुंचाए जा सकें। दरअसल अक्टूबर 2021 में भारत ड्रोन द्वारा टीके भेजने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना। जल्द ही जम्मू में भी कोविड-19 टीकों की हवाई डिलीवरी शुरू की गई। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित ड्रोन ने
8 किलोमीटर की दूरी मात्र 20 मिनट में पूरी कर जम्मू के मढ़ ब्लॉक चिकित्सा केंद्र तक 50 कोविड टीके सुरक्षित रूप से पहुंचा दिए। ये सिलसिला यही नहीं थमा और देश के अन्य राज्यों में भी ड्रोन द्वारा टीकों और दवाओं का वितरण किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में मिली इस सफलता ने भविष्य में आपात स्थिति में इमरजेंसी दवाओं को पहुंचाने की राह को आसान बना दिया है। ड्रोन्स की इन्हीं उपयोगिताओं को देखते हुए भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवाओं की गति बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने में ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, कस्बों और खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। ड्रोन को 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था का नया अध्याय कहा जा सकता है। कीटनाशक छिड़काव, फसलों की निगरानी जैसे कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग से जहां समय की बचत हो रही है, वहीं इन कार्यों में किसानों की लागत भी कम हो रही है। किसानों के बीच ड्रोन्स का उपयोग बढ़ाने के लिए देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा 2 साल में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने ड्रोन को कृषि यंत्र में शामिल कर उसकी खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड कार्यक्रम द्वारा समर्थित परियोजना के तहत अब ऐसी तकनीक तैयार की जा रही है जिसमें ड्रोन खेतों की तस्वीर क्लिक कर कमांड सेंटर में भेजी जाएगी और उन तस्वीरों के विश्लेषण से वैज्ञानिक फसल में कीट और बीमारी जैसे जोखिमों का आकलन कर किसानों को ऐप पर कारण और उपचार की जानकारी मिल जाएगी। ड्रोन भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी पहल प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी प्रमुख आधार बन रहा है। इसके योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा भूमि दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी और कृषि भूमि के मालिकाना हक में होने वाली गड़बड़ी को दूर कर संबंधित गतिविधियों को आसान बनाएगा। (1991) से लेकर 2001 तक की जनगणना के अनुसार भारत के कुल गांवों की संख्या 6,38,365 है। इन सभी गांवों के मानचित्रण के लिए हवाई फोटोग्राफी की जाती थी, जो काफी महंगी तो थी ही, इसकी भी अपनी सीमाएं थी। लेकिन अब इसकी जगह गांवों के सटीक मानचित्रण के लिए भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे युक्त ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति सही चित्रण कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक सर्वे ऑफ इंडिया 300 ड्रोन्स के साथ एरियल मैपिंग कर रहा है। एक आधुनिक ड्रोन मात्र 15 मिनट में एक पूरे गांव की मैपिंग करने में सक्षम होता है। ऐसे में गांव के सटीक नक्शों द्वारा स्थानीय लोगों को अपनी भूमि पर जरूरी कानूनी अधिकार हासिल करना आसान हो गया है। इसी मानचित्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण निवासियों को संपत्ति कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी सुविधा और लाभ के लिए कर सकते हैं। कृषि में जल प्रबंधन, बुवाई, फसलों की देखभाल के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, जिससे पैदावार में बढ़त के साथ साथ किसानों को भरपूर मुनाफा हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनगिनत लाभों के साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी भविष्य में ग्रामीण भारत के विकास की एक नई तस्वीर गढ़ेगी। उड़ने वाली ये मशीनें समस्याओं के समाधान के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों में भी अपना रास्ता खोज लेंगी, जो न सिर्फ रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदानकर्ता बनकर उभरेगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के भौतिकी विभाग में मानद प्रोफेसर अजय सूद को भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सूद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर के विजय राघवन की जगह लेंगे और अगले 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। वो साल 2018 से प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं। प्रोफेसर सूद ने 1972 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से MS फिजिक्स पूरा करने के बाद 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से फिजिक्स में अपनी PhD पूरी की थी। 1983 से 1985 के दौरान मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर FKF स्टुटगार्ट जर्मनी में पोस्ट डॉक्टोरल मैक्स प्लैंक फेलो रहे और कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक के रूप में काम भी किया। भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े रहे प्रोफेसर सूद 1993 से जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर में भी मानद प्रोफेसर रहे हैं। 1999 में भौतिकी में भटनागर पुरस्कार के साथ उन्हें विभिन्न संस्थानों से कई वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए 1 दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रोफेसर अजय सूद को विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्लाज्मा आधारित हरित कीटाणुनाशक विकसित किया है जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोक सकता है। गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध में पाया गया कि ये कीटाणुनाशक कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यही स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं में ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है। इस कीटाणुनाशक को कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लाज्मा कैप की मदद से विकसित किया गया है, जिसे वायुमंडलीय दबाव में उत्पन्न किया जा सकता है और धरती पर उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर उपयोग में आने वाले कीटाणुनाशकों में रसायनों का इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। CAP की मदद से विकसित ये कीटाणुनाशक किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ से मुक्त है। वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा बनाने वाली हीलियम, आर्गॉन जैसी गैसों को एक उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र के माध्यम से गुजारा और सफलतापूर्वक स्थिर प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण उत्पन्न किया। प्लाज्मा की गैसीय अवस्था में जटिल सतह संरचनाओं तक आसानी से पहुंचने की क्षमता होती है, इसलिए ये काफी प्रभावी कीटाणुनाशक साबित होता है। कोरोना के अलावा इस कीटाणु शोधन विधि का अन्य जीवाणु और कवक संक्रमणों पर भी परीक्षण किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने रेलवे तटबंधों पर जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक सक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और डरहम विश्वविद्यालय UK के शोधकर्ताओं ने साइक्लिक ट्राई एक्सियल उपकरण द्वारा कॉम्पैक्ट मिट्टी में सक्शन को मापने के लिए मृदा चक्रीय परीक्षण के लिए ये निगरानी सेटअप विकसित किया है। सघन मिट्टी के तटबंध का उपयोग रेलवे के ट्रैक बिछाने के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में किया जाता है, जो ट्रैक पर चलने वाली रेलगाड़ियों के भार को संभालने के लिए होता है। अध्ययन में इस्तेमाल की गई मिट्टी का नमूना 650 किलोमीटर दक्षिण अफ्रीकी कोयला लाइन से लिया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका में रिचर्ड्स बे कोल टर्मिनल से लगभग 40 खदानों को जोड़ती है। अनुसंधान के व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए 3 अनुबंध तैयार किए गए हैं। पहले चरण में पानी से भरे तटबंध पर यातायात भार के प्रभाव का आकलन किया गया। दूसरे चरण में रेल यातायात भार के लिए असंतृप्त सघन मिट्टी के व्यवहार का अध्ययन किया गया और तीसरे चरण में बरसात के मौसम में मिट्टी के साथ रेल यातायात भार का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि मिट्टी के हाइड्रोलिक इतिहास का विरूपण से गुजरने की क्षमता पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है। इस तरह के शोध स्थायी और टिकाऊ यातायात प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर समझ प्रदान कर सकते हैं। ये शोध जर्नल ऑफ जियोटेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50
सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।